सरकारी नौकरी लगने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। गाइस, आज का जो लेक्चर है ये भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बिकॉज हम सेम पीएसयू का पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें 60 क्वेश्चंस आए थे कॉमर्स के। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये पेपर है जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। बस एक दो टॉपिक हमारा जो अभी जेवीवीएनएल का सिलेबस है उससे थोड़ा हटके थे, लाइक पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और बोनस एक्ट। ये सब कुछ थोड़ा सा अलग था, बाकी सब सेम है। इससे आप जज कर पाओगे, कॉस्टिंग सेम है, इनकम टैक्स सेम है, अकाउंटिंग सेम है, तो बहुत कुछ आपको सेम देखने को मिलेगा। तो इससे आपको पता चलेगा किस लेवल पे पेपर आते हैं। लास्ट वीडियो आपने देख लिया होगा जो हमने पास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी, जो 2018 की जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी थी, उसका पेपर डिस्कस किया था। सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, उससे आप ये जज कर लिए होंगे कि किस लेवल पे पेपर आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्टअप होगा। मैं एक और चीज बता देता हूं आपको, संगणक कंप्यूटर की भर्ती निकली हुई है आरपीएससी में, तो आपने अगर फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर देना। एसओ की वैकेंसी भी निकली हुई है, उसका भी फॉर्म खुला हुआ है, लेकिन भरना चाहो तो भर देना। बट यहाँ पे इंटरव्यू है, 40% वेटेज रखता है इंटरव्यू, और हमें अच्छे से पता है राजस्थान की वैकेंसीज में जहां इंटरव्यू आ जाता है वहां पे घूसखोरी स्टार्ट हो जाती है। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा, पर जो ट्रेंड शो करता है, जो हमारा डेटा शो करता है, जो रिकॉर्ड शो करता है, उस बेस पे अब तो आरएस को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, तो हम क्या ही बोल सकते हैं कि जहां पे इंटरव्यू आ जाता है। बाकी स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो बहुत जगह इंप्रूवमेंट हुआ है, वहां पे इंटरव्यू खत्म ही कर रहे हैं, इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसी निकाल ही नहीं रहे हैं। तो इस तरीके का अगर हमें भी कोई स्टेप लेना चाहिए फॉरवर्ड आके, जिससे क्या है कि एक्चुअल टैलेंट, एक्चुअल जो पास होने का हकदार है उसी को पूरा हक मिलता रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले तो, और संगणक की भर्ती भर देना। उसके अलावा मैं एक और चीज बताता हूँ, एएसओ का हम प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने का कोर्स, और इस पे बहुत अच्छे से प्लानिंग जारी है। एएसओ होती है इसके बीच वाली पोस्ट, सबसे ऊपर पोस्ट होती है एएसओ, फिर उसके बाद आती है एएसओ और फिर आती है कंप्यूटर। ठीक है, ये पोस्ट भी अच्छी वाली है। ठीक है, इसमें कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप ये भी भर देना, क्योंकि सरकारी नौकरी की वैल्यू अलग ही होती है, ये रुतबा अलग ही होता है। आपके माता पिता को जो गर्व होगा ना, सरकारी नौकरी लगा हुआ मेरा बेटा, वो बोलने में एक अलग ही फील आता है। एएसओ का नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, क्योंकि प्रेस रिलीज तो आ चुकी थी पहले ही, और इन सब की वैकेंसी, इसकी एसओ की वैकेंसी खुली हुई है, कंप्यूटर की वैकेंसी खुली हुई है, फॉर्म भरना चाहो तो भर देना। एएसओ की वैकेंसी भी जल्दी आएगी, इसके ऊपर हम काम करेंगे, और तीनों का सेम पैटर्न है, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। इसमें भी कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स है, 70 मार्क्स की 70 क्वेश्चंस। ठीक है, और बाकी जो 30% पोर्शन है वो जनरल का है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, मैंने इससे पहले इस पे कोई नोटिफिकेशन वगैरह डिस्कस नहीं करी है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है, पीक टाइम चल रहा है, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो अब डिस्कस करते हैं हमारे इस पीएसयू पेपर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, अंडर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कन्वर्जन कॉस्ट आर अप्लाइड टू प्रोडक्ट यूजिंग प्रीडिटरमाइंड एप्लीकेशन रेट। प्रीडिटरमाइंड एप्लीकेशन रेट अप्लाई करके हम कन्वर्जन कॉस्ट निकालते हैं। तो प्रीडिटरमाइंड रेट किस पे बेस्ड होती है? नॉर्मल कन्वर्जन कॉस्ट, स्टैंडर्ड कन्वर्जन कॉस्ट, एक्चुअल कन्वर्जन कॉस्ट, बजटेड कन्वर्जन कॉस्ट। इसका करेक्ट आंसर है बजटेड कन्वर्जन कॉस्ट। करेक्ट आंसर मैं अब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको जो हरा दिख रहा होगा वो करेक्ट आंसर ही होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड आंसर की है, तो इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं होती कि ये करेक्ट वो करेक्ट। इस विद्यार्थी ने चूज किया था ऑप्शन नंबर 2, इसका आंसर हुआ था गलत। ऑप्शन नंबर 2 होगा भी नहीं, क्योंकि बजटेड जो प्रीडिटरमाइंड होती है वो बजटेड ही हो सकती है। ठीक है, तो इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो आप। As per accounting standard 26 dash is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount। carrying amount जब भी recoverable amount से exceed हो जाती है तो उस चीज को बोला जाता है इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, क्या बोला जाता है? इम्पेयरमेंट लॉस बोला जाता है। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं तो इंड एएस होता है इसका 36। ध्यान रखना दोस्तों, 36 होता है। ठीक है, और इस विद्यार्थी ने भी आंसर सही चूज किया है, इसका करेक्ट आंसर है 2, इम्पेयरमेंट लॉस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। As per section 288 of Income Tax Act 1961, rounding off of total income will be to the next higher lower of multiple। राउंडिंग ऑफ करते हैं जब भी टोटल इनकम निकालते हैं हम, तो राउंडिंग ऑफ कहां तक करते हैं? तो जो नेक्स्ट 10 होता है, जैसे आपकी टोटल इनकम आई निकल के 5,70,365 या 366। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो हायर या लोअर होता है, लाइक इसमें 65 से ज्यादा आ रहा है तो इसका हायर कर देंगे हम, यहाँ पे 370 कर देंगे लास्ट में। तो ये 10 में हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 10। इस विद्यार्थी ने भी सही आंसर चूज किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेक्शन 135 में सब कुछ डिफाइन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक सब्जेक्ट है सीए फाइनल में, उसमें भी दे रखा है, नॉर्मल हमारे कॉमर्स में भी पूछा जाता है। मैंने लास्ट पीएसयू में भी आपसे डिस्कस किया था, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और आगे भी मिल सकता है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट वाइल वाउचिंग रेंट रिसिप्ट, कौन सा इनमें से इररिलेवेंट बोला है वाइल वाउचिंग रेंट रिसिप्ट चेक करते वक्त, रेंट एग्रीमेंट चेक करेंगे, रेंट रिसिप्ट चेक करेंगे, हाउस टैक्स रिसिप्ट चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल इसको हम चेक नहीं करेंगे। रेंट रिसिप्ट वाउचिंग करते वक्त रेंट रिसिप्ट की हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल चेक नहीं करेंगे। देखो इसको हम है ना ऑडिट का क्वेश्चन मानेंगे क्योंकि वाउचिंग आ चुका है। ठीक है, इस विद्यार्थी ने भी सही चूज करा है। एज पर AS14 किसका होता है? अमलगमेशन का। इसमें लिखा हुआ भी हुआ है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, कौन सा मेथड है? द ऑब्जेक्ट ऑफ विच, जिसका ऑब्जेक्ट होता है, इज टू अकाउंट फॉर द अमलगमेशन as if the separate business of amalgamating companies were intended to be continued by the transferee company। transferee company कौन सी होती है? जो चलती रहेगी। amalgamating company कौन सी होती है? जो खत्म हो जाएगी। ठीक है, separate business अब उसका चलाएगी क्या? were intended to be continued by the transferee company। ठीक है, तो इसमें कौन सा मेथड लगाएगा? नेट कंसिडरेशन मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, मर्जर मेथड, परचेज मेथड, कौन सा मेथड लगेगा? इसमें लगेगा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। 2 इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर सेक्शन, एक सेकेंड, हमने लास्ट क्वेश्चन 6 डिस्कस किया था। एज पर सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मैंने फिर से बोला था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, इसके क्वेश्चन आते रहेंगे इसमें। वेयर बोथ पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक, दोनों पार्टी मिस्टेक में है एग्रीमेंट के अंडर में। एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, कोई मैटर ऑफ फैक्ट है जो जिससे एग्रीमेंट बना है, दोनों ही पार्टी ने गलत कुछ मिस्टेक कर रखी है। द एग्रीमेंट इज वैलिड वॉइडेबल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, जब दोनों ही पार्टी है उसका एसेंशियल फैक्ट को मिस्टेकन कर रखा है, गलत कर रखा है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो वो हो जाता है वॉइड। ठीक है, 4th इसका करेक्ट आंसर है। इस विद्यार्थी ने भी सही जवाब दिया है, इस स्टूडेंट ने भी सही जवाब दिया। डैश, ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉस्टिंग पढ़ी होगी तो आप जवाब दे दोगे, और आपने देख लिया है तो वैसे ही जवाब तो देने ही वाले हो आप। डैश इज डिफाइंड एज मेथड ऑफ बजटिंग which requires each cost element to be specifically justified, although the activities to which the budget relates are being undertaken to the first time। देखो ये इस वर्ड पे फोकस करना है, आधा आंसर तो आपका उसी टाइम पे सॉल्व हो जाएगा जहां पे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है पूरा सही ढंग से, और पूरा ही हो जाता है जब ऑप्शंस की बारी आती है तो। ठीक है, वैसे ही आप जज कर लोगे आप ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही। फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट अप्रूवल द बजट अलाउंस इज 0। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बजटिंग होता है, ये फ्लेक्सिबल बजटिंग होता है, फिक्स बजटिंग होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग होता है। देखो बजट कैसे प्रिपेयर करा जाता है कि हम जैसे भाई लास्ट ईयर हमें 300 करोड़ का बजट अलॉट हुआ था, तो हम उसमें इन्फ्लेशन जोड़ देखते हैं, इन्फ्लेशन फैक्टर देखते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें देखते हैं, नया खर्चा कौन सा है वो सारी चीज देखते हैं, तब जाके इस साल का बजट डिसाइड करते थे भाई कि इस साल लगेंगे 330 करोड़ रुपए। एग्जांपल दिया हूं मैं आपको, ठीक है, 330 करोड़ रुपए। लेकिन जब जीरो बेस्ड बजटिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि हम फर्स्ट टाइम कोई बेस नहीं लेते हैं, पुराना बेस भूल जाते हैं, और यहां पे अगर खड़े हैं अगली साल खड़े हैं तो हम लास्ट ईयर को भूल के नया बेस जनरेट करते हैं और नई चीजों के साथ हम शुरू करते हैं और बजट क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। होपफुली आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा, बजट और बजटरी कंट्रोल में ये दे रखा है जीरो बेस्ड बजटिंग। As per section 7E of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952, the presiding officer of tribunal shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office and until he attains the age of, maximum age पूछिए presiding officer of tribunal की, तो वो होती है 62 years। लेकिन अभी जो करंट है प्रोबेबली मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद 65 years हो चुकी है अमेंडेड होके, आप पता कर लेना, एग्जैक्टली पता कर लेना। ठीक है, इस विद्यार्थी ने चूज किया 60 इयर्स। 60 इयर्स नहीं होती ट्रिब्यूनल के ऑफिसर्स की एज, 65 होती है, 70 होती है। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना, या 62 होती है। ठीक, तो एक बार कंफर्म कर लेना, लेकिन हाँ अभी मैंने प्रेजेंटली बोला, लेकिन उस टाइम पे 62 ही थी, अभी भी हो सकती है 62, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना जहां तक मुझे लगता है। देयर आर 1000 मेंबर्स इन ए क्लब, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 रुपए के हिसाब से, तो 1000 मेंबर है। ठीक है, उन्होंने 100 रुपए के हिसाब से सब्सक्रिप्शन फीस दी होगी, तो कितने रुपए आ जाएंगे, 1 लाख रुपए आने चाहिए। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 वॉज इन एरियर, 1000 एरियर में था ऑन दिसंबर 2018 एरियर में था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2019 वॉज 23,500, सब्सक्रिप्शन 23,500 रिसीव हुआ है 2019 में। ठीक है, 2019 में 23,500 रिसीव हुआ है।
इंक्लूडिंग 550 फॉर द ईयर 2018 एंड 900 फॉर द ईयर 2020। जो ये 23,500 रिसीव हुआ है ना 2019 में, उसी में इंक्लूड है जो अरियर चल रहा था 2018 में 1,000 रुपए का, वो रिसीव हुआ है 550 तो, और 2020 का एडवांस में रिसीव हो गया सब्सक्रिप्शन 900 रुपए। ठीक है, वो इस 23,500 में इंक्लूड है। तो अब क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2019 फॉर ईयर 2019 ओनली। केवल 2019 के लिए कितना एरियर है। देखो आना कितना चाहिए था, 1 लाख रुपए आना चाहिए था। ठीक है, अब आया कितना है पहले वो देखते हैं। आया कितना है, 23,500 आया है। 23,500 में से भी 550 तो आया है 2018 का। ठीक है, और 2020 का एडवांस में रिसीव हो गया, वो कितना है 900 रुपए। जब इनको माइनस कर दोगे ना, जो अमाउंट आएगी, जो भी अमाउंट आएगी, देखो मेरे पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, जो भी अमाउंट आएगी उसको 1 लाख में से माइनस कर दोगे ना, जो भी अमाउंट 23,500 में से 550 माइनस करना, 900 माइनस करना, जो अमाउंट आएगी उसमें से अगर 1 लाख रुपए को माइनस कर दोगे, 1 लाख में से माइनस कर दोगे, तो वो आपका करेक्ट निकल के आ जाएगा, और वो होपफुली ये ही आएगा। करेक्ट आंसर ये है, तो ये ही आएगा प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिटिंग टेक्निक, इनमें से कौन सी ऑडिटिंग टेक्निक नहीं है। देखो फिजिकल एग्जामिनेशन एंड काउंट ये है, कंफर्मेशन है, इंक्वायरी है, इंस्पेक्शन है, बैलेंस कंफर्मेशन होता है, वो सब कुछ है, लेकिन रिपोर्टिंग यहाँ पे ये ऑडिटिंग टेक्निक नहीं होती। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपोर्टिंग। How will you classify the activity cash received from sale of patent as per accounting standard 3 cash flow statement? देखो पेटेंट को सेल किया है, ठीक है, फिक्स्ड असेट, इंटेंजिबल असेट को सेल किया है, ठीक है, इंटेंजिबल असेट को सेल किया है, तो वो एक्टिविटी कौन सी होगी, उसमें कैश रिसीव हुआ है, वो होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट आता तो वो हो जाता ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। यहाँ पे सिर्फ कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट है, तो ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। 4 इसका करेक्ट आंसर है। इस विद्यार्थी ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी गलत चूज किया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी लायबिलिटी साइड से जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स हो गया, या वहां का इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट, तो ये सारी चीजें जो आती है ना, वो आती है इस जगह, इसमें आती है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड वगैरह वो सब आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अगला क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट डैश इज कमिटिंग थ्रेटनिंग टू कमिट। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना आप, जो आंसर है वो बता देता हूं इसमें, क्योंकि ये हमारा आउट ऑफ कोर्स चीज है, तो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, वीडियो ज्यादा लंबा। कोर्जन बोलते हैं जिसमें है ना कुछ भी थ्रेट कमिट करो, फॉरबिडन करो ऑफ इंडियन पेनल कोड को, और अनलॉफुल मींस से कुछ भी करवाने की कोशिश करो, उसको बोलते हैं कोर्जन। ठीक है, इस बंदे ने गलत चूज किया है, कोर्जन बोलते हैं। कोर्जन वर्ड होता है, आपको पता होना चाहिए। हिंदी के विद्यार्थी नहीं समझ पाएंगे प्रोबेबली, आप थोड़ा सा सर्च मार लेना। एज पर सेक्शन 7 ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 19, द एम्प्लॉयर शेल अरेंज द पे टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी विद इन 30 डेज होता है, 30 डेज फ्रॉम द डेट इट बिकम्स पेएबल टू द पर्सन टू हुम द ग्रे। देखो एम्प्लॉयर को ना 30 डेज के अंदर अंदर ग्रेच्युटी पे करनी पड़ती है, जब से वो पेएबल हो जाती है। तो यहाँ पे 15 डेज नहीं होगा, 30 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने विद्यार्थी ने गलत ऑप्शन चूज किया है। ये बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक गलत कर रहा है। विच ऑडिट इज ऑप्शनल इज नेचर एंड इज डन एज पर द प्रेफरेंस ऑफ द ओनर। ओनर के प्रेफरेंस से, यानी वॉलंटरीली कौन सी ऑडिट होती है, ओनर कौन सी ऑडिट खुद के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करा सकता है। सच टाइप ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड बाय प्रोप्राइटरशिप कंसर्न वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। जहां पे मैंडेटरी भी नहीं होती और वो खुद कराता है, ठीक है, खुद के प्रेफरेंस से, उस ऑडिट को कौन सी ऑडिट बोलेंगे। देखो इसमें भी ये कई चीज रूल्स रेगुलेशन है, जहां पे मैंडेटरी होती है, गवर्नमेंट ऑडिट में भी होता है, टैक्स ऑडिट में भी होता है, तो प्राइवेट ऑडिट होती है, जिससे आपको क्लियरली नाम से पता चल रहा है कि यही इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर the Companies Act 2013, every company having a net worth of rupees 500 crore rupees, ठीक है, नेटवर्थ कितनी 500 करोड़ रुपीस और मोर, और टर्नओवर ऑफ रुपीस 500 करोड़ और मोर, और ए टर्नओवर ऑफ रुपीस डैश और मोर, और ए नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीस, नेट प्रॉफिट 5 करोड़। ठीक है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ होता है, टर्नओवर होता है 1000 करोड़। ठीक है, ये है सेक्शन 135। फिर से बोल रहा हूं, दोबारा पढ़ लेना, पीएसयू का फेवरेट क्वेश्चन है, क्या पता आपके जूनियर अकाउंटेंट के क्वेश्चन में भी पूछ ले। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन 135, जिसमें नेटवर्थ चाहिए होती है 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट चाहिए होता है 5 करोड़ और मोर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, 1000 करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड सीज when all
the necessary activities to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete as per accounting standard 16। ये 16 होता है बोरिंग कॉस्ट का, ठीक है। और यहाँ पे आंसर है हाफ ऑफ सम ऑफ सब्सटेंशियली फुल्ली। सब्सटेंशियली, व्हेन सब्सटेंशियली, यहाँ पे आएगा सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली, ठीक है, सब्सटेंशियली। आपने अगर लैंग्वेज पढ़ी होगी ये 16 की तो आपको ये वर्ड ऑटोमेटिकली रटा हुआ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ऑपरेटिंग लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ठीक है, सबको पता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं उन सबको पता है, मैं ये बता रहा हूं ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला ये होता है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन आपका निकल जाएगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो यहां पे आप लगा के निकाल सकते हो 40,000 का आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। ईबीआईटी निकालने के लिए आपको फिक्स कॉस्ट माइनस करनी पड़ती है, इसमें से कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट दे रखी 24,000। ईबीआईटी कितना हो गया? ईबीआईटी हो गया 16,000। अब यहां पे फॉर्मूले में लगा दो कंट्रीब्यूशन कितना था 40,000, ईबीआईटी कितनी हो गई 16,000, और ये कितना आंसर आ जाएगा आपका 2.5 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग लीवरेज हो गया 2.5, ठीक। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The auditor has given the remarks. We have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide basis for audit opinion. Accordingly, we do not express an opinion on the financial statement. आपको एक चीज बता देता हूं पहले ही मैं, देखो दो केसेस में क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं और दो और केसेस होते हैं जिनमें हम देते हैं, एक तो देते हैं एडवर्स ओपिनियन और एक देते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो कौन कौन सी सिचुएशन होती है वो दोनों ही बता देता हूं। एक जहां पे ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हुए होते हैं, ठीक है, और एक वहां पे जहां पे ऑडिट एविडेंस मिल जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं। तो यहां पे देखो जब मटेरियल और परवेसिव नहीं हो ना, मटेरियल परवेसिव नहीं हो तो हम देते हैं क्वालिफाइड, ठीक है, और मटेरियल परवेसिव ऑडिट एविडेंस नहीं मिले तो भी नहीं हो तो भी हम क्वालिफाई दे देते हैं। यानी हम क्वालिफाई दो सिचुएशन में दे देते हैं जहां पे मटेरियल और परवेसिव नहीं होता। लेकिन आगे काम में आएगा और आपके फ्यूचर में डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है, डेफिनेटली मेरा मन बोल रहा है कि या तो ऐसे का नंबर पूछेंगे या फिर है ना ऐसे 705 से कुछ ना कुछ ओपिनियन रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर वो मटेरियल एंड परवेसिव है, अगर वो मटेरियल परवेसिव है और ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो आप देते हो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगर ऑडिट एविडेंस मिल गया और ऑडिटर को लगता है कि वो मटेरियल भी है परवेसिव भी है तो आप देते हो एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। ध्यान रखना इन चीजों का, होपफुली आप ध्यान रखोगे इन चीजों का। एक सेकेंड, तो यहां पे क्वेश्चन था कि नॉट एबल टू फाइंड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो कौन सी सिचुएशन है जहां पे ऑडिट एविडेंस नहीं मिला? ये फर्स्ट वाली सिचुएशन है, ठीक है। टू बेस फॉर द ऑडिट ओपिनियन अकॉर्डिंगली वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब यहां पे ये बोल रहा है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई ओपिनियन ही नहीं फ्रेम कर पा रहे, हम दे ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो आप कौन सा दोगे इनमें से? देखो यहां पे ये अज्यूम कर रहा है कि ये मटेरियल भी है परवेसिव भी है, इसीलिए इन्होंने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है, और हम भी यही अज्यूम करेंगे। इसकी लैंग्वेज से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये ओपिनियन ही प्रेजेंट नहीं करना चाह रहा है। इसका मतलब है इसको तकलीफ है इस चीज से, इसीलिए ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा। ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सॉरी थोड़ा टाइम लगा रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज थी, वो इंपॉर्टेंट चीज थी, काम में आने वाली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी? मनी दैट इज अवेलेबल एट द प्रेजेंट, सही बात है, इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर। एक रुपया है जो अभी प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट में है, वो एक डिफरेंट अमाउंट वर्थ रखता है खुद की, और जो फ्यूचर में होगा वो एक खुद की डिफरेंट वर्थ रखेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या बोला है? मनी दैट इज अवेलेबल एट द प्रेजेंट, जो एक रुपया आज है और आगे फ्यूचर में क्या मानू इसकी वैल्यू। एक तरीके आप सबको पता है कि जो महंगाई बढ़ रही है उस अकॉर्डिंग एक रुपया आज का जो हम उसमें जितना खरीद पा रहे हैं उतना ही हम अब बाद में उसका कीमत हो जाएगा 75.75 मान लेता हूं, यानी 3/4 मान लेता हूं इसको, ठीक है। तो ये जो है इसकी वैल्यू फ्यूचर में कम है और प्रेजेंट में ज्यादा है। एक रुपए की वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ऐसे समझाते हैं कि एक रुपए की वैल्यू अभी प्रेजेंट में उसकी ज्यादा है और फ्यूचर में कम है। तो जो फ्यूचर में मिलने वाला अमाउंट है उसको हम खींच के लेके आते हैं एक रुपए की वैल्यू तक, यानी फर्स्ट ईयर तक, ठीक है, जिससे हमें एक्चुअल अमाउंट पता चल जाए। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का समापन, क्योंकि ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ही पहला है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which section of CGST 2017 governs the time value of supply? Section number 12 of CGST Act 2017 governs the time value of supply. इस विद्यार्थी ने सही आंसर चूज किया है। As per section 140 of Companies Act, the auditor appointed under section 139 may be removed from his office before the expiry of his term only by special resolution. Special resolution
ऑफ द कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रीवियस अप्रूवल। पहले प्रीवियस अप्रूवल लेनी पड़ती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बाद स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू कंपनीज एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड गो इनटू लिक्विडेशन टू फॉर्म ए न्यू कंपनी। स्टार मार्क क्वेश्चन कर लेना, बार बार में पूछा जा रहा है, हर पीएसयू को में पूछा जाता है, एनएफएल में पूछा था, आईडब्ल्यूआई में पूछा था, अभी जो रिसेंटली पेपर्स हुए थे, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना, मर्जर और अमलगमेशन में डिफरेंस ध्यान रखना, क्या मर्जर होता है क्या अमलगमेशन होता है। ठीक है, टू कंपनीज एक्स एंड वाई लिमिटेड गो इनटू लिक्विडेशन टू फॉर्म ए न्यू कंपनी जेड लिमिटेड। दिस इज द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन। ये है अमलगमेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। an is dash is an financial instrument और other contracts। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा है? AS 109 है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 है। और अदर कॉन्ट्रैक्ट दैट एंटाइटल्स और मे एंटाइटल्स इट्स होल्डर्स टू इक्विटी शेयर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। इस विद्यार्थी ने भी सही आंसर चूज किया है और इजी क्वेश्चन था, इजीली जज कर लोगे अगर पढ़ा हुआ है तो। एज पर सेक्शन 156 of the Companies Act 2013, every existing director shall within dash of the receipt of DIR from the central government intimates its director identification number to the company or all the companies wherein he is a director। ठीक है, तो ये कितने दिन में? 30 दिन में कर देना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन है क्या? 7 डेज, 1 मंथ, 2 डेज, 15 डेज। देखो 30 दिन भी ऑप्शन है ना, तो 30 डेज को प्रीफर कर लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ 30 डेज को प्रीफर कर लेना। अगर 30 दिन और 1 महीना दोनों ऑप्शन में आ जाए तो 30 दिन को प्रीफर करना, 30 दिन के अंदर करना चाहिए उसको। ठीक है, करेक्ट आंसर है 1 मंथ। विच सेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 डील्स विद नॉमिनेशन? इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 6। इसका हमारे कोर्स से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी हम देख ले। As per section 244 of the Companies Act 2013, a dash means any instrument in the form of depository receipts, ठीक है, by whatever name called, created by foreign depository outside India and authorized by a company making an issue of such depository receipts। देखो ये कौन सी रिसिप्ट होती है? ये होती है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स। ये कस्टडियन फॉरेन एक्सचेंज बैंक के पास रखी जाती है और फिर इशू करी जाती है। ठीक है, तो देखो अमेरिका में जो इशू करते हैं उसको बोलते हैं अमेरिकन। अगर यहाँ पे अमेरिकन वर्ड यूज हो जाता तो आपको यहाँ पे अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट कर देनी थी, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली बोला है तो यहाँ पे GDR है, ये ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजेश हु इज 81 ईयर्स ऑफ एज, ही अर्नड ए टोटल इनकम ऑफ 10,50,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19, कैलकुलेटेड हिज टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग सेस। मैंने बार बार में ये इसीलिए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा और पूरा ही हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? आंसर यहाँ पे दे रखा है, वरना मैं आपको आंसर देने के लिए बोलता कमेंट बॉक्स में, तो मैं ही बता देता हूँ। 10,50,000 इसकी इनकम है। ठीक है, उसमें से 5 लाख की इसको बेसिक एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी उम्र है, इसकी उम्र कितनी है? 81 वर्ष है, तो 80 साल से ऊपर वाला हो जाता सुपर सीनियर सिटीजन। उसको एग्जम्पशन, बेसिक एग्जम्पशन कितनी मिलती है? 5 लाख की मिलती है। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख के ऊपर जो इसका 10 लाख तक टैक्स लगेगा, नेक्स्ट जो 10 लाख से 5 लाख के बीच वाला टैक्स है वो लगेगा 20% के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका हो गया 1 लाख, 1 सेकेंड, 2 3 2 5। ठीक है, ठीक है, 1 लाख और 50,000 जो बचा है, 10,50,000 इसकी इनकम है। 10 लाख तक हमने टैक्स लगा चुके हैं 1 लाख रुपए का। 50,000 पे इसका टैक्स लग जाएगा 30%, तो ये 30% टैक्स लगाओ 50,000 पे 15,000, तो 1,15,000 पे को के ऊपर आप 4% जोड़ देना, तो जो आंसर आएगा वो ये ही होगा, 1,19,600। ठीक है, समझ गए होंगे मैंने कैसे किया है ये। What is the present value of ₹100 to be received after 2 years compounded annually at 10%? 0.826 यानी 82.64। देखो प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपए की कितनी होगी आफ्टर 2 साल। ठीक है, 2 साल के बाद इस 100 रुपए किसके बराबर होगा? ठीक है, तो ये है 82.64। ये कैसे कराएं वो भी बता देता हूं मैं आपको। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला सीन है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग। देखो इन्होंने क्या बोला है, कंपाउंडेड एनुअली 10%। 10% हमें दे रखा है। जब हम ये करते हैं तो 1/1 करते हैं। ठीक है, और फिर कितने साल का? 2 साल का बोला है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कितना आता है? जो पहले साल में तो आता है वो तो आता है 0.909। ठीक है, अगर यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता तो 0.909 आता, और स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया 0.8264। ठीक है, इसी को आप मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 82.64। आपको टेबल पता होनी चाहिए या फिर है ना इसका तरीका पता होना चाहिए कैसे करते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूं कैसे करना है।
1 डिवाइडेड बाई 10% दे रखा है, तो ये 10% कितना होता है, 0.1 को 10% बोलते हैं, तो 1 प्लस ये 0.1 कर देते हैं, ठीक है। और फिर कितने साल का दे रखा है उसका नीचे स्क्वायर कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर आप रीजनिंग वाले हो, मैथ्स वाले हो, तो आप जल्दी से जल्दी कर लोगे वैसे ही, ठीक है। अब जो सीए फील्ड वाले हैं उनको क्या है, कंप्यूटेशन करनी पड़ती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश फ्लो निकालना पड़ता है, फ्यूचर का जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है उसको, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनमें बहुत ज्यादा काम में आता है, तो उनको ये चीज इजीली जज कर पाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉस सफर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ, थोड़ा जल्दी कराता हूं यार, बहुत टाइम कंज्यूम कर लिया। Loss suffered from the date of acquisition of business to the date of incorporation should be debited to goodwill account, ठीक है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और लोग कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बट यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके इनकॉर्पोरेशन के बीच वाला, ठीक है। डेट ऑफ एक्विजिशन वाला नहीं पूछा है, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके इनकॉर्पोरेशन के बीच में जो लॉस होगा उसको किस में बॉर्न करेंगे, तो वो गुडविल अकाउंट में करेंगे, ठीक है। अगला है इनकम विच अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया एंड इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्स इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ डैश अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो आपको एक रूल हमेशा ध्यान रखना है, जो रेजिडेंट होता है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, आर प्लस ओ आर, ठीक है, उसके ऊपर पूरी दुनिया भर की इनकम टैक्सेबल होती है, ठीक है। इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, जो यहां से बाहर वाली इनकम जो इंडिया में बैठे बैठे कमा रहा है वो भी टैक्सेबल होती है, और जो बाहरी रिसीव हुई है और बाहरी एक्रूव हुई हो वो भी टैक्सेबल होती है। तो यहां पे किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। As per accounting standard 29, an enterprise should fully recognize a contingent liability, not recognize, sorry, ठीक है, not recognize a contingent liability and should not recognize an contingent asset. Not इसमें आ जाएगा, ठीक है, और not इसमें आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द इंस्टॉलमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ध्यान रखना गाइस, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, बी इसका करेक्ट आंसर है। एज पर सेक्शन 91 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेड टू बी डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन आप पढ़ लेना। What is the meaning of equivalent production units in the processing costing? प्रोसेस कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट कौन से होते हैं? देखो, जब कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं ना, उसके बराबर हमें कोई यूनिट्स को लाना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर का हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कन्वर्टिंग द इनकम्प्लीट प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू द इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स। मैंने अभी अभी आपको क्या बोला, जो कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं ना उसके बराबर लाना पड़ता है ना, कोई भी इनकम्प्लीट चीज होती है, उसी को हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बोलते हैं, प्रोसेसिंग कॉस्टिंग में काम में लेते हैं, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following should not be followed by a finance manager to measure and maximize shareholders' wealth? एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज में लेता है, ठीक है। नोट बोला है यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना, नोट बोला है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी काम में लेता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस काम में लेता है, कैश फ्लो अप्रोच काम में लेता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट काम में नहीं लेता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the rate of TDS under section 194D? 194D किसके लिए होता है? इंश्योरेंस कमीशन के लिए, जो एजेंट को पे करा जाता है, ठीक है। और द इनकम टैक्स एक्ट 97 विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ, यहाँ पे बोल दिया है इंश्योरेंस कमीशन टू एन इंडिविजुअल एजेंट, ठीक है, बाय एन इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी पे करती है इंश्योरेंस कमीशन खुद के एजेंट को, ठीक है, एजेंट को पे करती है फॉर द असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे क्या पूछा, 2%, 1%, 5%। तो यहाँ पे डायरेक्ट रेट पूछिए, 5% रेट लगती है। ध्यान रखना आपको, जो भी इंश्योरेंस कमीशन दिया जाता है एजेंट पे, उसको टीडीएस करता है, ठीक है। और टीडीएस कब करता है ये भी मैं बता देता हूं, जो 15,000 से ज्यादा का जब कमीशन होता है ना, तब ही टीडीएस करता है, वरना टीडीएस नहीं करता है। ध्यान रखना, नो टीडीएस। अगर यहाँ पे ये भी बोल देता ना 10,000 टीडीएस, 10,000 का इंश्योरेंस कमीशन दिया है, तो सेक्शन 194 के अंडर में कितना टीडीएस कटेगा? तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि 15,000 से ज्यादा कमीशन नहीं है। ध्यान रखना, ये चीजें काम की है। एक और अमेंडमेंट आइडिया दे देता हूं मैं, कि जो भी कोरोना हुआ अभी, ठीक है, कोरोना हुआ, कोरोना के अकॉर्डिंग क्या करा गया है? ये पेपर रीसेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। कोरोना के अकॉर्डिंग क्या करा गया है यहाँ पे, कि जो भी जितनी भी रेट्स थी ना, जितनी भी रेट्स, उसका 75% कर दिया गया है कोरोना के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये जो 2020 वाला साल आया था, उसमें क्या करा है, टीडीएस रेट्स को कम कर दिया है। ऑलमोस्ट सारी रेट्स है उनका 75% कर दिया है। तो आपको ध्यान ये रखना है, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, ध्यान ये रखना है कि इसकी ऑफिशियल रेट है ना, वो आएगी 5%। लेकिन जो अभी जो पीरियड है, जो भी 31 मार्च 2020 तक का जो पीरियड था, 31 मार्च 2021 तक का पीरियड था, उसमें क्या करा है, इनकी रेट को
चेंज करके 5% का आप 75% करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये 3.5 ही आएगा, प्रोबेबली 3.5 आएगा। वही रेट इन्होंने ली है, यहाँ पे 3.5% किया है, क्योंकि पेपर रिसेंट है, इसी बेस पे मैं बता रहा हूं आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। As per Section 11 of Negotiable Instrument Act 1881, a promissory note, bills of exchange, or check drawn or made in India and made payable in or drawn upon or person resident in India shall be deemed to be an inland instrument, foreign instrument, endorsement या negotiation। इसका करेक्ट आंसर है inland instrument। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not an accounting software? बुक राइटिंग, नोटबुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता बुक राइटिंग के लिए, बीसी, टैली, मार्क ये सब होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कंसिडरेशन व्हाइल गवर्निंग द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अगर AS 1 पढ़ा होगा तो उसकी जब आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपने उसमें मटेरियलिटी वर्ड देखा होगा, प्रूडेंस देखा होगा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखा होगा, कंसिस्टेंसी वर्ड नहीं देखा होगा। ये तभी आप जज कर पाओगे। देखो चारों चीजें सिमिलर सी लगेगी आपको, और हमें ये देखेगा जहां पे मटेरियलिटी आ गई वहां पे कंसिस्टेंसी भी आना चाहिए। अगर आप जनरली बिना पढ़े अगर आप जवाब देने की सोच रहे हो, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता चलेगा कि उसमें कंसिस्टेंसी को कंसिडर नहीं किया जाता। बी इसका करेक्ट आंसर है। What is the disclosure requirement of prior period items? कौन सा होता है? AS 5 होता है। ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, यहाँ पे दे भी रखा है AS 5। देखो गाइस, मैंने बोला था AS 5 होता है, यहाँ पे दे भी रखा है। What is the disclosure requirement of prior period items as per accounting standard 5? ठीक है, AS 5 के अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है, इट शुड बी सेपरेटली शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन ए मैनर दैट इट्स इंपैक्ट ऑन करंट प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी परसीव्ड। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। Section 6A of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 deals with Employees Pension Scheme। C इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। गाइज अगर रिफर्स अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को प्लीज पॉज करके लाइक कर देना। No prospectus shall be valid if it is issued more than 90 days after the date on which the copy thereof is delivered to the registrar under Section 4 of Section 26 of the Companies Act 2013। ठीक है, 26(4) सेक्शन 26 सबसेक्शन 4 के अंडर में आपको क्या करना पड़ता है, 90 डेज से ज्यादा के बाद में आप वैलिड नहीं माना जाएगा वो आपका प्रोस्पेक्टस, अगर आप उसको इशू करोगे, अगर आपने कॉपी भेज दी है रजिस्ट्रार के पास। 90 डेज इसका करेक्ट आंसर है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला होगा। डैश इज द डिफरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम रिपोर्टिंग द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए फॉरेन करेंसी इन द रिपोर्टिंग करेंसी एट डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, डिफरेंट एक्सचेंज रेट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस इज द डिफरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम रिपोर्टिंग द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए फॉरेन करेंसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितना प्यारा क्वेश्चन है गाइस, इतना अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन देख के मुझे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, देखते हैं। MOS दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स दे रखी है, ब्रेक इवन सोल्स। दिल जीत लिया मेरा तो इन ये क्वेश्चन देख के ही, मतलब क्या ही बोलूं मैं यार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन नहीं है। जिनके कंसेप्ट क्लियर है, जो प्रैक्टिस में है, वो तुरंत बोलेंगे कि हम कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है, और डेफिनेटली कर लोगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन उन्हीं के लिए है, बाकी सबके लिए टफ है, और बाकी सबको हवा भी नहीं लगेगा क्या क्वेश्चन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का? प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये तो निकालते हैं हम यूनिट्स में, ठीक है, और प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो ये हम निकालते हैं वैल्यू में। ठीक है, वैल्यू में। और आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए इस चीज का पता करने के लिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलती है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, बीईपी पॉइंट वाली जो सेल्स होती है उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल के आ जाता है। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कितना यूनिट्स दे रखा है? 2250। एक्चुअल सेल्स हमें निकालनी है एक बार के लिए। एक्चुअल सेल्स कितनी हुई थी, उसमें से बीईपी सेल्स कितनी देर के? 750। तो एक्चुअल सेल्स जो टोटल सेल्स है वो निकल के आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी? 3000 आ जाएगी, 3000। अब मैं आपको सारी चीज समझा देता हूं। यहाँ पे जब आपको समझ में आ गया कि टोटल सेल्स कितने निकल के आई, 3000 निकल के आ गई। ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कितना दे रखा है अमाउंट में? 1.5 लाख दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.5 लाख दे रखा है। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 2250 यूनिट के इक्वल। यूनिट्स में किसके इक्वल है? 2250 यूनिट्स के इक्वल है। तो हमारा टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? 3000 यूनिट हमारा टोटल सेल्स है। तो हम क्या करेंगे? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2250 इंटू 3000। अब ये जो अमाउंट निकल गई, यहाँ पे क्या निकला? टोटल सेल्स निकली। हमें टोटल कॉस्ट भी दे रखा है। टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है? 1,70,000। जब आप ये निकालोगे ना आप, ये आपका आ जाएगा 2 लाख
और उसमें से 1,70,000 माइनस कर दोगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 30,000। मुझे ये जवाब जरूर दे देना आपने कि कौन कौन इसको बिना देखे जज करके आराम से निकाल पा रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following formulas is correct in respect of fixed overhead volume variance? ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में क्या क्या काम में लेते हैं? एफिशिएंसी लेते हैं, कैपेसिटी लेते हैं और कैलेंडर लेते हैं, जहां तक मुझे याद है। देखते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस निकाल रहे हैं, उसके अंदर में क्या क्या काम में लेते हैं? ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है, और एक्सपेंडिचर वेरिएंस काम में नहीं लेते हैं, ध्यान रखना, और कैपेसिटी वेरिएंस और कैलेंडर वेरिएंस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था, 3 इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ध्यान से कर लेना। यहाँ पे कोई पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का क्वेश्चन है, पढ़ लेना, लंबा क्वेश्चन है तो इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल भी पढ़ने की, और ये थोड़ा आउट ऑफ कोर्स अपने, तो 1 मंथ में कर देते हैं, जो भी है, जो भी सीन है इनका, क्वेश्चन पढ़ लेना आप। एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अवेलेबल सरप्लस मीन्स द सरप्लस कंपाउंडेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। ये भी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का है। मैंने बोला था यहाँ पे इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज टॉपिक था, इनके सिलेबस में था। एज पर सेक्शन 121 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एवरी डैश shall prepare in the prescribed manner a report of each annual general meeting, including the confirmation to the effect that the meeting was convened, held and concluded as per the provision of Companies Act and the rules made thereunder। तो कौन सी कंपनी को करना पड़ता है? ठीक है, वो होती है लिस्टेड पब्लिक कंपनी को करना पड़ता है। जो नॉर्मली ध्यान रखना, पब्लिक कंपनी आ जाए और लिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं हो तो आप पब्लिक कंपनी आंसर करके आ जाना। ये मैं बोल रहा हूं आपको, डरना ही मत, नन ऑफ द अबव मत करना, पब्लिक कंपनी करके आ जाना, ठीक है। और अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी आ जाए तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी करके आना, क्यों कि यहाँ पे दोनों है, इसलिए हम लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है। ये मैं कोई कंसेप्ट अलग से नहीं बता रहा, जनरल बता रहा हूँ कि एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आंसर की कैसे निकालते हैं, किस बेस पे आंसर की निकलती है, उस बेस पे बता रहा हूँ। When the subject matter of reservation in audit report is material but not pervasive, मैंने ऊपर आपको एक क्वेश्चन समझाया था, अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से बने हुए हो तो यहाँ पे इस चीज को जज कर लोगे, ठीक है। मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है, मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ओपिनियन देंगे इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? विच ऑडिट रिपोर्ट शुड बी गिवन ऑडिटर? तो अब देखो, चाहे ऑडिट एविडेंस मिले या ना मिले, मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन ही देंगे। क्वालिफाइड ओपिनियन 2 केस में दिया जाता है, जहां पे ऑडिट एविडेंस मिलता है और ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है, वहां पे दिया जाता है। और उनमें से क्या चीज देखी जाती है कि वो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है तो हम क्वालिफाई कर देते हैं। अगर वो मटेरियल है एंड परवेसिव है तो हम एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं। तो यहाँ पे तीनों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्वालिफाई ओपिनियन हम दे देंगे। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश ऑफ द लीज असेट इज द अमाउंट बाय विच रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द असेट एक्सीड्स इट्स गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनगारंटीड वैल्यू जो होती है ऑफ द लीज असेट बाय विच रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द असेट एक्सीड्स इट्स अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, यूजीआरवी को एक्सीड कर जाती है, ठीक है। तो वो होता है ये अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड AAS3 डील्स विद ऑडिट एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट सैंपलिंग, गोइंग कंसर्न। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, डॉक्यूमेंटेशन इसका करेक्ट आंसर है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, no listed company or a company belonging to such class or classes of company as may be prescribed shall appoint or reappoint an individual as auditor for more than one term of 5 consecutive years। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, और 5 ही इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे हमें क्या पूछिए? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में हम क्या निकालते हैं कि जो भी हमें पीरियड दे रखे हैं असेट साइड के, उसको ऐड कर देते हैं, उसमें से लायबिलिटी साइड के पीरियड को माइनस कर देते हैं, वो ही हमारी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? असेट साइड का 60 दिन दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस का 20 दिन दे रखा है, फिनिश्ड गुड्स का हमारे पास दे रखा है 30 दिन दे रखा है, डेब्ट कलेक्शन पीरियड का हमें दे रखा है 30 दिन, ठीक है। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड हमारा लायबिलिटी है तो उसको 20, मैंने लेमन लैंग्वेज में आपको बताया। ये आप करोगे तो क्या आंसर आना चाहिए? देखो एक बार करके, 60 20 80 80 और 30 110 और 30 140, 140 में से 20 माइनस करोगे तो आपका 120 करेक्ट आंसर है, और 120 ही आपका ऑप्शन में करेक्ट आंसर दिख रहा है। यहाँ पे इस बच्चे ने 140 कैसे कर दिया यार? नहीं आता होगा इसको, मे बी प्रोबेबली नहीं आता होगा, इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस गलत किए हैं इसके। एज पर सेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एवरी शेयर इन ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर, ठीक है। नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इसका 2 यानी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा।
When is the revenue from sales to intermediate parties? When goods are sold to distributor, dealers or other for resale, recognized as an revenue. फॉर AS7 का क्वेश्चन होगा, AS9 का, सॉरी वो कॉन्ट्रैक्ट वाला है, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है 7, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिस्कशन व्हेन एडवांस इज रिसीव्ड, व्हेन सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, तभी हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं रेवेन्यू को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल लीवरेज? करेक्ट फॉर्मूला पूछा है, दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे, मैं मान लिया जिसको नहीं आता वो भी देख के करेक्ट आंसर तो बता ही दिया होगा अभी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूं। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ठीक है, EBIT। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT ऊपर चले जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाता है EBT, इसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं, यानी फाइनेंशियल चार्ज होता है ना इंटरेस्ट, वो माइनस कर देते हैं, टैक्स नहीं इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, टैक्स, यहाँ पे ये इंटरेस्ट उठ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फाइनेंशियल लिवरेज का ये फॉर्मूला हो गया, और एक और लिवरेज निकलता है, उसको बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज। वो क्या होता है कि OL और FL दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, EBIT अपॉन EBT, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो EBIT से EBIT गया, और कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला हो जाता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ये आपको ध्यान रखना है, यानी EBT होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो C इसका करेक्ट आंसर है। 3 फॉर्मूले मैंने आपको साथ में बता दिए, कैसे डिराइव हुए हैं, क्या हुआ है, ये सब कुछ भी बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगर इफर्ट थोड़े भी अच्छे लग रहे हो तो प्लीज यार एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाना, दिल खुश हो जाएगा अगर आपका कमेंट आएगा तो। जो लोग नेचुरली डेली बेस पे भी देख रहे हैं इस चैनल को, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार एक कमेंट छोड़ के जाना यार, अच्छा सा कुछ भी बोल के जाना, दिल खुश होता है, उससे मोरल बूस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है विद रिस्पेक्ट टू जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट है? फैसिलिटेट प्रोडक्ट प्लानिंग, हाँ भाई सही है। स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव वर्क कैन बी आइडेंटिफाइड, बिल्कुल सही है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच जॉब कैन बी ड्राइव, बिल्कुल सही है। जॉब कॉस्टिंग का बेसिकली सेग्रीगेशन इसलिए होता है। सूटेबली इन्फ्लेशनरी कंडीशन, ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये गलत बात है, ये नहीं होता है इन्फ्लेशनरी कंडीशन में, ये सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पे बैक पीरियड टेक्निक और कैपिटल बजटिंग टेक्निक, ठीक है। वो क्या करती है, पे बैक टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग, वो क्या करती है, इग्नोर करती है सेल्वेज वैल्यू को, और यही इसका करेक्ट डिसएडवांटेज हो जाएगा। इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ लिक्विडिटी, इट इज सिंपल टू यूज, इट डज नॉट इग्नोर सेल्वेज वैल्यू। तो देखो ये सब तो क्या होता है, एडवांटेज आ जाते हैं, तो फिर आपको डिसएडवांटेज कैसे पता चलेगा? जो गलत लिखा हुआ ना, बुरा लिखा हुआ है, वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसका होता भी यही है कि ये इग्नोर करता है सेल्वेज वैल्यू को। पे बैक पीरियड कैसे निकालते हैं? डायरेक्टली जितने सालों में हमें रिसीव होता है विदाउट हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो को कंसिडर करे हुए, ठीक है। एक होता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, एक होता है पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आपका करेक्ट अमाउंट निकाल के दिखाता है, लेकिन ये पे बैक पीरियड विदाउट सेल्वेज वैल्यू, विदाउट टाइम फैक्टर को कंसिडर करे हुए निकाल लिया जाता है। आज का है लास्ट क्वेश्चन, और इसके नीचे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये है इस पेपर का, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का लास्ट क्वेश्चन। एज पर सेक्शन पैरा 35 ऑफ AS7, मैंने अभी बोला था AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है। व्हेन इट्स प्रोबेबल दैट टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल एक्सीड टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, द एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली। जब भी आपको ये पता चल जाए, जब भी आपको ये प्रोबेबल हो कि टोटल रेवेन्यू से एक्सीड होने वाली है टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, उसी टाइम पे सारे एक्सपेंस को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए एज पर AS7, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं, अब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, बट यहाँ तक अगर आप आए हो तो तहे दिल से शुक्रिया। मुझे पूरा विश्वास है ये पेपर आपके काम में आएगा, आपको थोड़ा आइडिया देगा कि कैसे पेपर आते हैं JVVNL जूनियर अकाउंटेंट या PSU के एग्जाम्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कोर्स थोड़ा सा हटके ऐसे था कि ग्रेचुटी के, बोनस के, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा घूमे हैं, इसीलिए आप, और यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन थे, कॉस्टिंग के क्वेश्चन थे, इनकम टैक्स के क्वेश्चन थे, तो उससे तो आप जज कर पाओगे कि किस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आपका ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। 18 सितंबर और 21 सितंबर को आपका पेपर है, निकाल लेना एडमिट कार्ड, टाइम से सारी गाइडलाइंस पढ़ लेना, और हमारे चैनल पे बने रहना। बाय बाय, लव यू ऑल।